नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी वादे के मुताबिक ही H-1B वीजा नियमों को बदलने का फैसला कर लिया है, जिसका सबसे ज्यादा असर भारतीय आईटी कंपनियों पर पड़ने जा रहा है। दूसरा फैसला ऑस्ट्रेलिया सरकार का है, जिसने 457 वीजा कार्यक्रम बंद करने का फैसला कर लिया है। सवाल अब यह है कि भारतीय कंपनियां और प्रोफेशनल्स क्या इसके लिए तैयार हैं? क्या भारत सरकार इन दोनों देशों की सरकारों से बात करेगी और कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेगी? इसी मुद्दे पर हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, लेकिन उससे पहले ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। आईटी सेक्टर और यूएस में काम करने वाले अन्य भारतीय पेशेवरों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा झटका दिया है। ट्रंप ने H-1B वीजा कार्यक्रम के नियम कड़े करने के मकसद से एक आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया ताकि इसके दुरुपयोग को रोका जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति चुने जाने से पहले ही ट्रंप ने बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन का नारा दिया था। This will stop. American workers have long called for reforms to end these visa abuses, and today their calls are being answered for the first time. That includes taking the first steps to set in motion a long overdue reform of H-1B visas. No one can compete with American workers when they are given a fair and level playing field, which has not happened for decades. ट्रंप का कहना था कि इस समय H-1B वीजा पूरी तरह से लॉटरी के जरिए दिए जाते हैं, जो कि गलत है। इसके बजाय ये सबसे कुशल और सर्वाधिक वेतन प्राप्त करने वाले एप्लीकेंट को दिए जाने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इन वीजा का इस्तेमाल कभी भी अमेरिकियों की जगह किसी अन्य को नौकरी देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस ने बताया कि उसे अक्टूबर 2018 से शुरू हो रहे वित्त वर्ष के लिए 1,99,000 H-1B अर्जियां मिली। वहीं इसी एजेंसी के मुताबिक वित्त वर्ष 2017 के लिए H-1B वीजा के लिए 2,36,000 अर्जियां आई थी। अमेरिका हर साल 65,000 H-1B वीजा देता है, जिसमें करीब 60% वीजा भारतीयों को मिलते हैं। लेकिन ट्रंप के नए कानून के बाद भारतीय आईटी कंपनियों के लिए दिक्कत बढ़ सकती है। ये H-1B का जो एप्लीकेशन था वो तो 4 दिन में खत्म हो गया ना। 65,000 जो था 4 दिन में खत्म होगा। वो लॉटरी अब निकालना है। वो लॉटरी पता चलेगा 1 महीने में कि किसको मिला है। और अगर लॉटरी में सबको पता चलेगा कि जो इंडियन कंपनी से उन्होंने कम एप्लीकेशन किया है, क्योंकि पिछले 2 साल में एप्लीकेशन कम हो रहा है, इसका मतलब है कि जो उनको लोकल रिक्रूटमेंट चाहिए था वो उन्होंने कर दिया है। ज्यादा आउटसोर्सिंग, ज्यादा ऑफशोरिंग कर रहे हैं, ज्यादा ऑटोमेशन कर रहे हैं। You know, I think about the visa situation, something that affects the entire industry, and we have to live with that. But the main focus of our work must be on delivering value to our clients where they are, and in the best possible way with the best talent. And a healthy mix of local talent is actually a very good thing. हालांकि वीजा मामले में भारत सरकार ने अमेरिका से बात करने के लिए कहा है। In this or in these various aspects, I am actively engaged with the industry. Finance Minister, in his visit to the United States, which commences from today, will also be engaging with the US administration. But as you see it, it's not just the US. It is several countries now adopting such measures. मामला अकेले अमेरिका का नहीं है। अमेरिका की तर्ज पर बेरोजगारी से निपटने के लिए अब ऑस्ट्रेलिया ने भी विदेशी कामगारों पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी हैं। ऑस्ट्रेलिया सरकार चाहती है कि स्थानीय नौकरियों में उसके नागरिकों को प्राथमिकता मिले। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया विदेशियों के बीच लोकप्रिय 457 वीजा कार्यक्रम बंद कर चुका है। बीते साल 30 सितंबर तक इस वीजा कार्यक्रम के तहत ऑस्ट्रेलिया में 95,000 अस्थायी प्रवासी कार्मिक थे, जिनमें भारतीयों की संख्या 26.8% थी, जो किसी भी अन्य देश या समूह की तुलना में सबसे ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बिग स्टोरी बिग डिबेट में इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास पैनल आज मौजूद है। हम सबसे पहले परिचय आपको करा दें। हमारे साथ जी पार्थसारथी, फॉर्मर डिप्लोमैट है इस डिस्कशन में। हमारे साथ डॉक्टर जॉय कुमार,
कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है गोपाल कृष्ण अग्रवाल, बीजेपी से स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं अच्युत गोडबोले जी, IT एक्सपर्ट एंड ऑथर इस वक्त हमारे साथ डिस्कशन में शामिल हैं। और जैसे जैसे डिस्कशन में आगे बढ़ेंगे कुछ और मेहमान भी हमारे साथ इस पूरे डिस्कशन में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा गंभीर मुद्दा है, काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। H1B वीज़ा, उसमें नॉर्म्स में बदलाव की बात की जा रही है, दस्तखत कर दिए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप ने, लेकिन अब जो सरकार की स्ट्रैटेजी है इसके तहत क्या रहने जा रही है? कि कह रहे हैं डेफिनेटली निर्मला सीतारमण को हमने सुना कि WTO में मुद्दा उठाएंगे, लेकिन आगे टर्न स्टेप क्या रहेगा सरकार की तरफ से? देखिए, बहुत एप्रीहेंशन, एकदम ऐसा कि एप्रीहेंशन करने की बात नहीं है। अभी तो उन्होंने कोई रिड्यूस किए नहीं है। जो पिछले बार कैटेगरी थे 65,000 वीज़ाज, 20,000 वीज़ा और यूनिवर्सिटी टीचिंग और हॉस्पिटल स्टाफ के लिए, वह तो इस साल की प्रक्रिया उसी तरह से चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ज़रूर कोई स्टेटमेंट दिया है कि हम उसको जो प्रक्रिया है H1B वीज़ा को, उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे और उसकी जो कंडीशंस है उनकी इम्प्लीमेंटेशंस को देखेंगे कि वो प्रॉपर से हो रही है कि नहीं। तो मेरे ख्याल से उस बात का उनका अधिकार भी है US का कि वो कंडीशंस जो H1B वीज़ा इशू करने के लिए जो कंडीशंस हैं वो मीट आउट हो रही है या कहीं पे कहीं लूजनेस आ रही है, वो देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत सोचने वाली बात है। लेकिन जो एप्रीहेंशंस हैं उसके लिए, जैसे आज सरकार के प्रवक्ता ने भी कहा कि यह जो है यह इमिग्रेशन का इशू नहीं है, यह कमर्शियल ट्रांजैक्शन का है। निर्मला सीतारमण जी ने भी कहा कि यह WTO का भी इशू है। जब WTO में हम ट्रांसफ़र ऑफ मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्सेज ये सब आ जाते हैं तो उसमें फ्री माइग्रेशन ऑफ पीपल इन लेबर शुड ऑल्सो। गोपाल जी, हम आपको बताएं कि ट्रंप ने कहा क्या है। हाँ। उन्होंने कहा है हमारे इमिग्रेशन सिस्टम में कमी है। कहते हैं पैसे बचाने के लिए विदेशियों को नौकरी मिलती है, अमेरिकी नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा नौकरी देने की बात यहां पर कही गई है। लॉटरी सिस्टम जो अब तक था वो पूरी तरह से गलत है। अमेरिकी नागरिकों के लिए जो अवसर थे वो कम हो गए थे और अमेरिकी डिग्री धारक बेरोजगार हो गए हैं। इसके तहत जो अब इंडियन IT जो इंडस्ट्रीज है, जो उसके तमाम जो प्रोफेशनल्स है काम करने जाएंगे, क्या उनके लिए ये बेहद अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है? इसी में अच्युत गोडबोले जी, इनफैक्ट हम आपसे इस पर एक कॉमेंट लेना चाहेंगे कि आखिरकार अब ऐसे नॉर्म्स में बदलाव होता है तो IT इंडस्ट्रीज के लिए कितना बड़ा चैलेंज, कितना अलार्मिंग सिचुएशन है? इसमें दो बातें हैं। देयर आर कपल ऑफ थिंग्स हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, we have to understand that there is a tussle that is going on between the American industry, American businesses and American government. And this has been going on for last 2-3 decades. I mean, I've witnessed several US elections. Every president actually gives a promise that he will bring jobs back, services, jobs from India and manufacturing from China. That's in fact an election promise. And then businesses, American businesses obviously want to employ or hire people from India and China to reduce their costs and wages and to improve their profits and improve their share prices in the stock markets. So this is the tussle. And I think all this while there was a great pressure from Wall Street on the government, and therefore no president has been able to sort of implement whatever election promises have been given. So I think, however, Donald Trump seems to be a very difficult nut to crack. Donald Trump ने जो आश्वासन दिया है कि अमेरिकन जॉब्स अमेरिका में वापस लाना चाहिए, तो ये this is going to be a very tough thing in my opinion, because businesses will put a tremendous pressure on the government that their profits will reduce and therefore their share prices will go down and so on. So I think we'll have to wait and see who wins. However, having said that, if Trump actually puts his words into action, which is very likely, then Indian IT industries has a lot to worry. I think we need to understand that there's over the last few years, in fact, there is a trend towards anti-globalization, trend towards nationalization. If you see Brexit, for instance, it's all started from Brexit, and then you saw US presidential elections, then you saw Singapore in September, you saw UK in November, and now today, or this month, April, Australia and New Zealand actually following suit. So I think worldwide, there's a tremendous sort of atmosphere of nationalism and anti-globalization. So I think Indian IT industry, there are 2-3 impacts that I can clearly see. The repercussions are as follows. I think what is likely to happen is, if the quota, the lottery system, why is there a lottery system? Because the applications are around 1,99,000 or 2 lakh plus.
and the visas granted are around 65,000 or now 85,000 in 2018. So I think 1 in 2 or 1 in 3 is the ratio, and therefore it was sort of given a lottery system, it allotted based on lottery system. Now what Trump is saying is, we will examine every application and only allow H-1B visa only to those who are very well qualified, well experienced, and also whose salary levels are very high. I think that's where the catch is. So the lower level people will be hit hard. We must understand that the Labour Department has said that 40% of the people are of entry level and the next 40% are a little higher level, which means around 80% of the people in the view of the US Labour Department are not necessarily the ones that are the ones who are actually replacing the American labor. So I think those are the ones who would be hit very rightly defined, sir. Mr. Godbole, आपने बहुत डिटेल में, एब्सोल्युटली सर, बहुत माइन्यूट डिटेल्स में आपने एक्चुअली काफी अच्छे फैक्ट्स यहाँ पर दर्शकों के सामने रखे हैं। अमेरिका फर्स्ट का नारा देता है, ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट का नारा देता है, न्यूजीलैंड फर्स्ट का नारा देता है, लेकिन ये बात भी गौर करने लायक है कि वीजा की जब बात आती है तो ऑस्ट्रेलिया में ईयरली सालाना 60% जो है वो इंडियंस को दिए जाते हैं, अमेरिका में 70% इंडियंस को वीजा दिए जाते हैं, और न्यूजीलैंड में भी मैक्सिमम इमिग्रेंट्स भारत से ही हैं। तो ऐसे में इनफैक्ट मिस्टर पार्थसारथी, डू यू सी एनी कॉन्ट्रडिक्शन, जैसा कि मिस्टर गोडबोले ने भी राइटली पॉइंट किया है यहाँ पर, एंटी ग्लोबलाइजेशन ये एक बात सामने आ रही है, सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, ये बात सामने आ रही है। एक कॉन्ट्रडिक्शन ये भी है कि एक तरफ से सिनर्जी की बात आ रही है इंडो यूएस रिलेशन में, ट्रंप ने बहुत बड़ी बातें यहाँ पर की थी, इंडिया के साथ रिलेशन सेट किए जाएंगे, दूसरी तरफ H-1B वीज़ा नॉर्म्स चेंज करने की बात की जा रही है। वेयर इज इट ऑल गोइंग? हम ये कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे डिफाइन करें? देखिए, राष्ट्रवाद फैल रहा है हर जगह में, भारत में भी, ये हम इनकार नहीं कर सकते, राष्ट्रवादी भावनाएं। तो अमेरिका में हुआ क्या है कि पिछले 4-6 साल से इस तरह के प्रतिबंध लगाने की चर्चा हो रही है अमेरिकन लेजिस्लेचर में, संसद में, हाउस और सेनेट में। लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया है, सरकार ने किया है, हमारी इंडस्ट्री ने की है, और इसको सीमित रखा है या हमने बंद करवा दिया है। लेकिन ये पहली बार है कि अमेरिकन प्रशासन इसको प्रोत्साहन दे रहा है, और ये ट्रंप का इलेक्शन प्रोपेगेंडा था। लेकिन एक बात पर हमें याद रखना चाहिए कि जो भी वादाएं उन्होंने दी, चाहे वो चीन के साथ संबंध हो, रूस के साथ संबंध हो, यूरोप के साथ और नेटो के साथ संबंध हो, सब पर उन्हें वापस लौटना पड़ा। राइट। तो इस पर भी सोच समझकर इंडस्ट्री से लोगों ने समझाया है हमको कि इस पर भी हमें पूरा प्रयास करना पड़ेगा अमेरिकन कांग्रेस के साथ। फिलहाल इन्होंने एक चीज़ अच्छी की है कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो साइन कर दिया है, लेकिन साथ एक समिति भी नियुक्त किया है, विदेश मंत्री, श्रम मंत्री और कानून मंत्री का, कि उसको रूप दें। तो इनको भी हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन सम्मिलित होकर करना पड़ेगा हमें। इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस देश के अंदर। और हमें याद रखना चाहिए कि इन चीज़ों में बात अंदरूनी आम सहमति से बनती है, और विदेश नीति में ये हमारे एक परंपरा रही है कि ज़्यादातर आम सहमति होती है इन चीज़ों में। इनफैक्ट मिस्टर पार्थसारथी, आपने राष्ट्रवाद की बात यहाँ पर कही, काफ़ी इलेक्शन प्रॉमिसेस ओबामा ने भी किए थे, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया था आउटसोर्सिंग का, लेकिन उसके बाद हमने इस पर कुछ खास नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो अमेरिकन कंपनीज का ही फायदा होता है, उनको चीप लेबर मिल जाता है, सस्ते में इंडियन टेकीज मिल जाते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो अब हम प्रेसिडेंट ट्रंप का जो रुख देख रहे हैं वो काफ़ी डिफरेंट है फ्रॉम एक्चुअली व्हाट ओबामा डिड एंड यूज्ड टू डू। तो ये जो आपने राष्ट्रवाद का जिक्र किया, इससे कैसे पार पाया जाए? देखिए, हुआ क्या, इनको एक बड़े राष्ट्रवादी रुख अपनाया इन्होंने चीन के प्रति कि हम इनके खिलाफ इनके इंपोर्ट्स को बंद करेंगे, करेंसी मैनिपुलेटर्स हैं। शी जिनपिंग के एक विजिट में सब ठप हो गया। उनकी बेटी शामिल थी, उनका दामाद शामिल था इसमें, इनका एक पारिवारिक सरकार है उनका। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमने कूटनीतिक तौर से
और बिजनेस के तौर से सम्मिलित होकर एक प्रयास किया। हाँ, कुछ संशोधन होंगे, लेकिन इतना नहीं जिससे हम घबराने लगे। एक बात यह है, मुझे लगता है कि जो लोअर वेजेस के हैं, अगर आप एक ही काम का देखें, द अमेरिकन वर्कर इज पेड मच मोर। इसको किसी किस्म की बराबरी लाने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ेगा। दूसरी बात यह कि अगर ना भी ला सकें तो दिखावट तो करना पड़ेगा कि हो रहा है। ऑलराइट, डॉक्टर अजय कुमार, मैं आपको डिस्कशन में यहाँ पर शामिल करना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर ये आईटी इंडस्ट्री की बात की जा रही है एट लार्ज। अगर H1B वीजा के कानून में बदलाव होता है, दस्तखत कर लिए गए हैं, तो आने वाले टाइम में हो सकता है काफी बड़ा इंपैक्ट देखने को मिले। सरकार कह रही है कि हम WTO में ये पूरा मुद्दा उठाएंगे, आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ हम डेफिनेटली इसमें स्टेप्स देखें, बट सरकार की तरफ से डेफिनेटली आईटी इंडस्ट्रीज के परिप्रेक्ष्य में क्या किया जाना चाहिए इस पूरे मुद्दे के लिए, क्योंकि इंडिया इंटरेस्ट भी इसमें काफी ज्यादा एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए, पहले तो स्वाति जी, जब अग्रवाल साहब बोल रहे थे तो मामला काफी गंभीर है, इतने हल्के से हम लोग को लेना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप देख लीजिएगा कि सऊदी अरेबिया के बाद सबसे ज्यादा अगर धन जो है फॉरेन रेमिटेंस जो आती है इस देश में, वो अमेरिका से करीब करीब 11 अरब डॉलर के आसपास, 70,000 करोड़ के आसपास जो अमेरिका से रेमिट होता है। तो एक तो इतने बड़े संख्या में जो है पैसे स्वदेश भेजा जाता है हमारे आईटी सेक्टर के कर्मचारी के द्वारा। उसके अलावा ब्रेक्सिट में भी ब्रिटेन में भी टायर 2 वीसा की जिस तरह से जो है पाबंदी लगी गई है, ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से चल रहा है, तो पूरे देश में, पूरे दुनिया में इस तरह के जो कदम जो उठाए जा रहे हैं सचमुच में चिंताजनक है। हमें पता नहीं, हमको तो नहीं लगता कि WTO के माध्यम से अगर आप इस मामले को उठाएंगे तो किसी तरह का समाधान वहां पर आपको, या किसी तरह का जो है उस समस्या का समाधान आपको मिलेगा। क्योंकि अगर आपको अमेरिका के H1B वीसा के बारे में है तो आपको जो है उनके सरकार जो डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से आपको बात करनी पड़ेगी। उनके संसद और उनके कांग्रेसमैन और उनके सेनेटर के साथ आप लोग बात करके इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करना पड़ेगा। पार्थसारथी साहब ने एकदम ठीक कहा कि ये कांग्रेस बीजेपी के मामला नहीं है, ये देश का मामला है, तो सब लोग एक ही स्वर में आवाज उठानी चाहिए। लेकिन हम सिर्फ सरकार से ये अनुरोध करेंगे कि इस मामले को इतने हल्के से मत लीजिएगा, ये काफी गंभीर मामला है। क्योंकि एक तो ये बात भी प्रेस में, इंटरनेट में, प्रेस में ये उजागर हो रही है कि 85 लाख के आसपास जो है मिनिमम सैलरी का जो डेफिनेशन ट्रंप सरकार जो बोल रही है कि 85 लाख से नीचे किसी भी H1B वीसा वाले को नहीं देंगे। उस तरह के अगर कदम उठाए जाएंगे तो आईटी कंपनीज को बहुत भारी नुकसान होगा। तो आईटी इंडस्ट्री के लिए, और जैसे गुडबोले साहब ने कहा था कि, और पार्थसारथी साहब भी बता रहे थे कि 80% जो लोग जो भारत के लोग वहां जा रहे हैं वो लोएस्ट लेवल या उससे थोड़ा सा निम्न किस्म के काम कर रहे हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर उठ करके काम कर रहे हैं। तो हम लोग किस तरह से जो है इंडस्ट्री के माध्यम से, NASSCOM, सभी आईटी कंपनीज, डिप्लोमेटिक चैनल्स, राजनयिक दबाव के माध्यम से और सरकार के माध्यम से किस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप को समझाने की कोशिश करते हैं, उस पर जो ये सरकार का जो सफलता निर्भर करेगा। राइट। इसका जवाब इनफैक्ट हम गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी से ही ले लेते हैं। आपने कुछ एडवाइस दिया है, कुछ पॉइंट्स आपने उठाए और उसका जवाब हम गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी से ही ले लेते हैं। जी, आपके पास फिर से आएंगे क्योंकि ये समझना यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि जेटली जी अमेरिका दौरे पर हैं। यहाँ पर अमेरिकी सरकार के सामने ये मुद्दा उठाया जाएगा, काफी ज्यादा स्ट्रांगली सामने रखा जाएगा, कैसे दोनों देशों के हित पर ये मामला आगे बढ़े, कैसे ये बात आगे बढ़ेगी। और जैसा कि डॉक्टर अजय कुमार भी बता रहे हैं कि WTO में उठाने से ये मुद्दे का समाधान नहीं हो सकता है। नहीं, बिल्कुल हम समझते हैं, ना कोई हम इस मुद्दे को लाइटली ले रहे हैं, ना ये मान के चल रहे हैं कि WTO में उठाने से यह इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये तो बायलैटरल इशू है। लेकिन जैसे कोई भी चीज़ को अगर हम इसको जितना डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल एंगल देंगे
उतना ही ये मुद्दा कॉम्प्लिकेट होगा, सॉल्व नहीं होगा। हम इस बात को समझते हैं। देखिए, ये जो कंपनीज हैं इनका कमर्शियल इंटरेस्ट अमेरिका को भी तो सपोर्ट कर रहे हैं। आज इतनी आईटी कंपनीज वहाँ पे टच बेस करके अमेरिका में सर्विसेज दे रही हैं, उससे अमेरिका की इकॉनमी को कितना इंटरनेशनल स्ट्रेंथ मिल रही है। आज गूगल में कितनी सारी इंडियन स्ट्रेंथ है, कितनी सारी कंपनीज हैं अमेरिकन की, फेसबुक, सब में इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज के और वो सब लोग हैं। अगर मन में ये सवाल उठा है आईटी फर्म्स के, अगर आईटी जितने प्रोफेशनल्स हैं, अगर उनके मन में सवाल उठता है कि कल को ऐसा तो नहीं है कि हमारी नौकरी पर बन आएगी, तो उनको आश्वासन देने के लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि काफी लोग इस वक्त जो देख रहे हैं हमारा शो, वो एक्चुअली चाहते हैं सरकार से कि क्या कदम उठाए जाएंगे। नहीं, देखिए, जब पहले निर्मला जी का आपने बाइट दिया, आज अरुण जी ने भी कल कहा था जाने से पहले, वो जब गए थे कल बुधवार को, कि मैं इस बात को राइट फोरम्स पे डिस्कस करूंगा। देखिए, इशू हमारा कमर्शियल इंटरेस्ट हमारा भी है, अमेरिका का है। इस इशू को जितना हम कमर्शियल एंगल से लेंगे, क्योंकि वहाँ के, जैसे गोडबोले जी ने भी कहा कि वहाँ की कंपनियों का इंटरेस्ट है, अमेरिका की अपनी इकोनॉमी में इन कंपनीज का जो H1B वीज़ा पे भारत से इंपोर्ट करती है लोगों को, उनका अमेरिकन इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसको हम लीवरेज करेंगे और इसका नेशनलिस्ट और पॉलिटिकल एंगल को जितना हम अंडर प्ले करेंगे, उतनी हमारी स्ट्रेटेजी इसमें सक्सेसफुल होगी। अल्टीमेटली अमेरिका का इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इससे फुलफिल हो रहा है। उनकी कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट जो होती है सॉफ्टवेयर की, हार्डवेयर, इंडिया के लिए क्या फायदा है? इंडिया के लिए तो किससे, H1B वीजा से हम लोगों को जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हो रहा है, रेमिटेंसेस, जैसे अजय जी ने कहा हमारे पास रेमिटेंसेस आ रहे हैं। हमारा अमेरिका के साथ आज जो रिलेशन है इकोनॉमिक लेवल पे बहुत बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है। हमारा ट्रेड बढ़ रहा है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, हमारा इमिग्रेशन। अगर एक आईटी प्रोफेशनल अमेरिका जाके नौकरी नहीं कर रहा है, उसको वीजा नहीं मिला, तो भारत में उसके लिए कितनी कहाँ कह रहे हैं नहीं मिला? वो तो कह रहे हैं अगर ये कानून पास हो जाता है, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन होता है, तो उसके लिए क्या लॉन्ग टर्म कुछ नहीं? अभी तक जो ट्रंप ने कहा है, केवल ये कहा है कि जो इसके प्रोविजंस हैं उसमें कहीं ना कहीं लेक्सिटी थी, उनका सही तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उसको मैं रीचेक कर रहा हूं। और उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको हम कम कर देंगे। उनका जो ऑर्डर है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, यही है कि H1B वीज़ा में जो ये कंडीशंस थी कि आप हायर एजुकेशन के लोगों को लेंगे, पहले इंडियन वहाँ पे अमेरिकन एम्प्लॉयज़ के लिए आपने प्रॉपर प्रोसेस किया है कि नहीं, फिर आप उन चीज़ों को देखेंगे। तो यह किसी भी सरकार का, किसी भी देश का ये अधिकार है कि वो इम्प्लीमेंटेशन में अपना इंटरेस्ट वॉच करे। अगर हम उस चीज़ को क्वेश्चन करने लगेंगे तो हम उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे। हमें कमर्शियल एंगल उनका और हमारा दोनों का, कमर्शियल एंगल और कूटनीतिक नीति से आप अमेरिका के साथ चलना चाहते हैं और कैसे इस पूरे मुद्दे को सुलझाया जाए, अपने इंटरेस्ट को वॉच करते हैं। अमेरिका कोई नहीं कह रहा कि भारत अपना हित ना देखे। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ अशंक देसाई, फाउंडर मैस्टेक, भी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका डिस्कशन में शामिल होने के लिए। इनफैक्ट क्योंकि हम आईटी इंडस्ट्री के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं और जो H1B वीजा है उसके जब नॉर्म्स अगर चेंज होते हैं, आपको लगता है ये एंटी इंडियन आईटी इंडस्ट्री होगा? देखिए, जब भी कोई ऐसा रूल हो जाता है जिससे लोगों को जाने में मुश्किल हो, उसका इम्पैक्ट तो जरूर होता है, जिसको हम नॉन टैरिफ बैरियर कहते हैं। मगर उसका इम्पैक्ट कितना होगा और कैसा होगा, इसके बारे में जरा थोड़ी डिटेल में चर्चा होनी चाहिए। बात ऐसी है आज कि हमारे 80% लोग यहाँ काम करते हैं, सिर्फ 20 या 15 से 20% लोग वहाँ काम करते हैं। अमेरिका में हो या यूके में हो, जहाँ भी हो, उसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो H1B वीज़ा पे जाते हैं, वो लॉन्ग टर्म वीज़ा पे जाते हैं। तो ये सब का इम्पैक्ट आज नहीं होगा, उस इम्पैक्ट होने में बहुत टाइम लगेगा और तब तक एडजस्टमेंट कर सकेगी आईटी इंडस्ट्री कि ज़्यादा ऑफशोर करे या ज़्यादा नया टेक्नोलॉजी में काम करे। और ये सब करके हम ऐसा प्रयास करेंगे कि इसका इम्पैक्ट कम से कम हो हम पे, मगर उसका इम्पैक्ट अभी जो है वो है ना, नहीं इम्पैक्ट कम हो, उसके लिए ऑप्शंस क्या हो सकते हैं सामने, ये आपसे समझना चाहेंगे अशंक देसाई जी। नहीं, देखिए, एक ऑप्शन है जो गवर्नमेंट लेवल पे जो डिप्लोमेसी चल रही है, हम नेस्कॉम की तरफ से भी डिप्लोमेसी कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस करने का प्रयास कर रहे हैं, इकोनॉमिक लॉजिक बता रहे हैं, वो तो चालू ही रहेगा।
मगर जो इंडिविजुअल कंपनियां हैं और हमारे जो कस्टमर हैं वो ऐसा प्रयास करेंगे कि H1B का इम्पैक्ट कम से कम हो। और वो कैसा करेंगे? नंबर 1 स्टेप, हम 80% ऑफशोर कर रहे हैं अभी, यानी यहाँ कर रहे हैं, इंडिया में काम कर रहे हैं, उससे ज्यादा काम करने लगेंगे हम ऐसे कोई प्रोसेसेस निकालेंगे जिससे हमें ज्यादा काम इंडिया में करना पड़े और वहां जाना नहीं पड़े। वो एक बात है। दूसरी बात एक ऐसी है कि जो कमर्शियल इंटरेस्ट है वो हमारा ही नहीं है, वो कंपनियों का भी है। वो कंपनियां भी काम कर रही हैं और देख रही हैं कि हम इंडिया के साथ ज्यादा काम कैसे करें, कौन सी एप्लीकेशन हम इंडिया को दे दें जिसकी वजह से H1B का इम्पैक्ट कम हो। तो ये जो हमारा रिलेशन है कस्टमर के साथ, वो रिलेशन से हम ये जो H1B का जो इम्पैक्ट हो उसका कम से कम करने में सफल होंगे। और दूसरा पैरेलली जो चल रहा है डिप्लोमेसी, वो तो है ही है। वो तो हम देख सकेंगे कि नेस्कॉम में भी मैं हूँ, जहाँ मुझे पता है क्या हो रहा है, राइट। हम उसका तो इम्पैक्ट करेंगे ही। तो ये दोनों पैरेलल जो ट्रैक है, कंपनी और कस्टमर का ट्रैक एक है और जो नेशनल लेवल पे चल रहा है, दोनों का इम्पैक्ट ऐसा होगा कि हम इसका इम्पैक्ट कम से कम होगा, ऐसा मुझे लगता है। राइट जी। पार्थसारथी, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या ये दोनों पैरेलल चल रहा है? डिप्लोमेसी भी साथ में चल रही है, कंपनी और जो एम्प्लॉयज है उनका इंटरेस्ट भी साथ में चल रहा है। इज इट रियली पॉसिबल? देखिए, एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। मेरी बेटी काम करती है वहाँ सिलिकॉन वैली में। आप देखें, किसी कंपनी को जाइए, ज़्यादातर वहाँ जो लोग हैं अमेरिकन कंपनीज में भारतीय मूल के हैं और उनका संपर्क इंडिया से होता है। सो इट इज़ अ वेरी डीप रिलेशनशिप। ये एक स्फीयर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जहाँ हम दुनिया के एक लीडर हैं, जैसे कि उन्होंने कहा है। राइट। इससे हमें अपने ताकत को पहचानना चाहिए, जहाँ परिवर्तन लाना है लाना चाहिए। परिवर्तन तो एक असलियत है, वो बदलने वाला नहीं है ज़िंदगी में। और मैं नहीं समझता हूँ कि इसका उतना बुरा असर पड़ेगा जितना लोग घबरा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बैठे ना रहें। हर संभव प्रयास कंपनीज़ के बीच, क्योंकि एक बात कहता हूँ, जो लॉबिंग होती है, जहाँ मैंने देखा है वॉशिंगटन में, ज़्यादातर हमारे लिए जब अमेरिकन कंपनी करते हैं तब हमें फ़ायदा मिलता है। तो इस प्रयास में ख़ास तौर पर वॉशिंगटन में जो लॉबिंग करना पड़ेगा हमें कि कानून ना बदले हमारे खिलाफ, उसके लिए हमें अमेरिकन कंपनियों का इस्तेमाल करना चाहिए जिनका काफ़ी हमारे साथ संपर्क है और सहयोग भी है। और ऐसे जहाँ तक मैंने देखा है पूरा उस इलाके में, सैन होजे, फ्रीमोंट वगैरह में जितने भी कंपनियां हैं, भारतीय मूल के लोग हैं, वो यहाँ आते हैं। हमारे कंपनियों के साथ उनका संपर्क अच्छा है। इन अ वे मैं समझता हूँ वी शुड सीक डोमिनेशन ऑफ IT वर्ल्ड वाइड। हमारे के लिए अमेरिका में फ़ायदा ये है कि हम उनसे अच्छे अंग्रेज़ी बोलते हैं, तो ये हर जगह मिलने वाला नहीं है। तो ख़ास तौर पे ये जो हमारे पास जो एक एडवांटेज है, इसको हमें पूरे इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, चिंताएं हैं, रहेंगे, उसको सामना करने चाहिए। सरकार, संसद, हमारे राजनीतिज्ञ जो हैं और भारतीय समुदाय जो वहाँ हैं और जो हमारे कर्मचारी, इनफैक्ट ये बात तो सही है कि इंडिया का IT जो इंडस्ट्री में वो काफी ज्यादा एज है। और जैसा कि पार्थसारथी जी भी कह रहे हैं, मिस्टर गुड बोले, वी शुड सीक एक जो डोमिनेंस होता है IT में वर्ल्ड वाइड। यू थिंक इट्स रियली पॉसिबल? इनफैक्ट एक और टेक मैं आपसे लेना चाहूंगी, जैसा अशंक देसाई ने बोला कि ज्यादा काम इंडिया में हो, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में हम सोचे तो ये एक्चुअली वर्क टुवर्ड्स फ्यूचर हो सकता है। हाँ, मुझे लगता है कि ऑफशोरिंग की बात जो की वो एकदम सही है। और जो काम ऑफशोर में हो सकता है वो काम ऑफशोरिंग अभी ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन हर काम ऑफशोर में नहीं हो सकता, बिकॉज द बिजनेस एनालिसिस, टेक्निकल आर्किटेक्चर एंड द हायर लेवल्स ऑफ business cycles are actually done on site, which is in the US or UK. But only the lower levels, which is coding, testing, etc., mainly are done offshore. So I think a lot of work should be brought offshore, and that's a good idea.
However, there is a caveat, because what Trump has said is that he will levy taxes on the companies who will actually offshore more. So he doesn't want to just sort of stop H-1Bs. He wants to stop hiring Indians. He wants to stop American workers not being used. So he wants to increase American workers being used in the industry, which also means that he's against offshoring as well. And he said that he would be taxing the companies who would be doing offshoring much more. So I think that's where we need to be careful. But in my opinion, there are 3-4 things that we need to do. One is, we are actually servicing American companies only at the lower end. We need to, be in the higher end of the work profile, which means technical architecture, business analysis, systems analysis, design, and so on. Much more than only coding and testing, which is where and which is how we can actually increase our volumes, and that's where Americans cannot replace us. The point number 2 is we should do offshoring, as we have said, but there is a caveat that if they start taxing American companies, there will be a challenge. Point number 3 is we should start looking at the domestic industry. Imagine hundreds and thousands of people in America who probably would have helped Indian infrastructure and Indian IT industry and Indian e-governance and several other e-health and e-education. Imagine what would be the state of India today. I mean, it's not only going to America and doing coding and earning some dollars. That's where you can do the service to the nation. There are multiple other things. And in my opinion, in fact, we should take advantage of this Trump's policy and start building India using the IT talent that we have here. I think that's extremely important. The main reason is that what Trump is saying is we are paying low wages. The average wage to the Indian is $72,000, and what Trump is saying is that minimum 85 and in some cases $130,000 need to be paid. I think that's where the catch is. The American businesses will not like it because they're not particularly patriotic. They're not going to say that we will, hire only Americans, let alone the profits and let alone our share prices. That's not what they're going to say. They're going to say we care hoots for who's going to be employed. We'll employ Indians, but we'll certainly keep our profit margins high. And that's where I'm not very sure how Trump's policy will actually be implemented. But if it is, then as I've said, there are 3-4 things that we need to do. Offshoring, improve the level of work and do domestic work, and lastly go to countries apart from US and UK. As you know, there are several other countries who are opening doors to Indians today. As soon as America, UK and several other countries started closing doors, you immediately heard several countries opening doors for Indians. So we have Australia, we have New Zealand, we have US saying कि वो अपने नागरिकों को ज्यादा प्रेफर करेंगी नौकरियां देना. तो कहां पर इंडिया रुक कर सकती है? Very quickly. No, I mean, there are other countries. I'm told that there are, a few other countries who have said, European countries, for instance, I'm told, I mean, that needs to be verified, that once UK and US actually are not, sort of Indians are not welcome there, then many European countries might actually start welcoming Indians. I mean, we need to start exploring. But I mean, again, going abroad and doing coding work is not the end of the story. I mean, that's not how software engineers should sort of aim at or aspire to, So basically, if we start looking at how we can build India using the IT talent and create an excellent healthcare, education, infrastructure, and so on for common people, I think that's where the entire service to the nation lies. I mean. तो अशांक देसाई इनफैक्ट जैसा गोडबोले जी कह रहे हैं कि देयर मैनी कंट्रीज जो कि इंडिया के लिए ओपन डोर पॉलिसी अपना रही है, उनके लिए दरवाजे खोल के खड़े. क्या वाकई यूरोपियन कंट्रीज की तरफ जाना एक नया कदम हो सकता है? इसके तहत कुछ चैलेंजेस उसमें भी तो आ सकते हैं. नहीं, देखिए, आज अमेरिका जो है हमारा बिगेस्ट कस्टमर है, मगर जो मार्केट्स है वो बहुत सारे देश में है अभी. और हमारा जो प्रयास है इंडस्ट्री का, और नेस्कॉम की तरफ से भी हमने ऐसा एक रिपोर्ट प्रिपेयर किया है 2025 में, जिसमें हमने बोला है कि 2 चीजें होनी चाहिए. जैसे गोडबोले साहब ने भी बोला कि एक नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में हमारा पेनिट्रेशन होना चाहिए. वो यूरोपियन कंट्रीज है और लैटिन अमेरिकन कंट्री है. जापान बहुत बड़ा देश है, हमारा पेनिट्रेशन हुआ नहीं है वो सब देश में. तो वो एक नया फ्रंटियर तो जरूर है. दूसरी बात है कि डोमेस्टिक मार्केट तो जरूर है. इंडिया का मार्केट अभी बढ़ रहा है, आईटी पेनिट्रेशन भी बढ़ रहा है, ज्यादा होना चाहिए, मगर अभी गवर्नमेंट का जो भी फोकस है डिजिटल इंडिया का, उससे भी बहुत सारे न्यू एप्लीकेशंस आ रहे हैं. तो
5-6 बरस के बाद, 8 बरस के बाद आप देखेंगे कि इंडिया मार्केट भी आईटी इंडस्ट्री सर गवर्नमेंट से क्या मांग आप करेंगे कि गवर्नमेंट को अब क्या स्टेप्स लेने चाहिए? अब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में यूएस के साथ जब बात होगी लेवल्स पर तो कैसे? अजय कुमार आपके पास बता रही, बस आ रही हूँ 1 मिनट में। यस प्लीज कंप्लीट है। वो आज गवर्नमेंट जो कर रही है कि हमारे जो इश्यू हैं वो ट्रेड इश्यू है, और वो ट्रेड इश्यू जो है वो ट्रेड पे डिस्कशन में बात करनी चाहिए। तो हम ये इश्यू अमेरिका से ट्रेड लेवल पे रेज कर रहे हैं। आज अमेरिका से भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये वन वे ट्रैफिक है। तो अमेरिका से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वैसे ही इंडिया से अमेरिका को इंपोर्ट करना जरूरी है। और ये इंपोर्ट जो होता है वो क्या विन विन है। आज हम अच्छा सॉफ्टवेयर बनाते हैं इसलिए तो वो इंपोर्ट कर रहे हैं, वो अच्छे एरोप्लेन बना रहे हैं इसलिए हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो बात ऐसी है कि आज ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा है 25 साल से 30 साल से, इसीलिए ग्लोबल ग्रोथ हो गई है आज तक। एक ग्लोबल ग्रोथ स्लो हो जाएगी जब हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कम करेंगे। ये जो पॉइंट है वो पॉइंट हमने करना चाहिए। आज आप देखिए, जब प्रेसिडेंट ऑफ चाइना जब डावोस में गए, उन्होंने भी यही बात की कि आज का हमारा जो प्लेनेट है, हमारा जो वर्ल्ड है, उसका ग्रोथ तब होगा जब हम दोनों यानी हर देश एक दूसरे से साथ ट्रेड करेगा। तो ये ट्रेड बैरियर से काम होने वाला नहीं, दोनों को नुकसान होगा। राइट। ये गवर्नमेंट का रोल है आज, चाहे वो दावोस में रेस करे या वो बायलैटरल टॉक में रेस करे या मल्टीलैटरल ट्रेड जो होती है आज उसमें रेस करे। तो ये गवर्नमेंट का रोल है और गवर्नमेंट आज कर रही है हमें सब। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच अशंक देसाई ये तमाम पॉइंट्स हमसे शेयर करने के लिए। इनफैक्ट एक और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, आर चंद्रशेखर, नास्कॉम प्रेसिडेंट। वेरी वार्म वेलकम सर, बिग स्टोरी बिग डिबेट में। इनफैक्ट हम हाफ वे इस डिबेट के आगे बढ़ चुके हैं, बट कंसर्न यही है कि अगर H1B वीजा नियम सख्त होते हैं, so how is it going to impact IT industries? Everybody wants to know. See, first and foremost, I think we have to understand that the H1B visa program and any impact of changes on account of the changes in the H1B visa program is a small part of many changes which are taking place in the industry today. So it's not as if this is the sole determinant of the IT industry's future, nor is it the major determinant of the IT industry's future. That's one point. Second aspect is that the H1B visa is brought in by the US because they have a skill shortage in the US. उनके पास स्किल्ड वर्कर्स की कमी है। उनके सरकार के जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो आंकड़े हैं, उनके हिसाब से यूएस में इस वक्त कम से कम 2.4 मिलियन तक स्टेम स्किल्स की ज़रूरत जो पोजीशंस है वो खाली है, क्योंकि कैंडिडेट्स नहीं है। और उनमें से आधा से ज़्यादा यानी 1.2 मिलियन वैकेंसीज हैं जो आईटी क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत है और लोग है ही नहीं। तो इसलिए उन्होंने H1B वीज़ा का एक माध्यम बनाया है। अब सवाल ये है कि कुछ राजनीतिक कारणों के वजह से और कुछ परसेप्शनल प्रॉब्लम के वजह से अगर कोई रेस्ट्रिक्शंस लागू हो जाए तो उनका असर यूएस पे भी होगा, उसका प्रभाव उनके इकोनॉमी में भी होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो भी कार्रवाई या जो भी एक्शंस लेंगे उसे सब इम्प्लिकेशंस ध्यान में रखते हुए लेंगे। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था फरवरी में जब कांग्रेशनल डेलीगेशन उनसे मिले थे, यूएस कांग्रेस से सेनेटर्स और कांग्रेसमैन, कि आपको इस बारे में थोड़ा सोच समझ के कोई भी कदम लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है और ये कॉम्प्लिकेटेड सवाल ये है।
पर इशू ये है कि जो जनरल अनस्किल्ड इमिग्रेशन है, जो अनडॉक्यूमेंटेड है, जो इलीगल है, वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल समस्या है और उसे हमें भी समझना चाहिए कि यूएस के लिए वो बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा तो है ही है वो। बट मिस्टर सवाल ये है कि जो अनस्किल्ड और इलीगल है वो एक तरफ रखिए, जो जिससे हमें कोई भी ताल्लुक नहीं है, और हाई स्किल्ड दूसरी तरफ रखिए, जो हमारा इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है और जो एक्चुअली एक ट्रेड इशू है बाकी बजाय कि एक इमिग्रेशन इशू। Mr. Chandrasekhar, you think there has to be a change in strategy now? And do you really feel कि ये actually एक unwelcoming message है from the US? जो sentiments है इससे ख़राब होते हैं पूरी इंडस्ट्री के लिए? इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त कई देशों में US अकेले नहीं है कि एक प्रोटेक्शनिस्ट लहर और एक एंटी ग्लोबलाइजेशन का जो लहर बन रहा है, दिस हैज़ कम बिकॉज ऑफ वेरियस चेंजेस इन द ग्लोबल इकोनॉमी, वेरियस चेंजेस इन द जॉब सिचुएशन इन मेनी ऑफ these countries, and the fact that many of the new jobs which are getting created require high skills. US में हर साल 21 मिलियन यानी 2.1 करोड़ लोग अपने नौकरी खो बैठते हैं। क्यों? टेक्नोलॉजी के वजह से या बिजनेस चेंजेस के वजह से। पर ये इतना बड़ा ट्रेजेडी नहीं है क्योंकि 2.3 करोड़ जॉब्स क्रिएट होते हैं और वो भी टेक्नोलॉजी के वजह से और बिजनेस चेंजेस के वजह से। तो ये इकोनॉमी सारा टाइम ऐसा इसमें एक चर्न होता है। तो इसके अंदर जो H1B है वो एक बहुत ही छोटा हिस्सा है, पर पॉलिटिकल रीजंस के वजह से, पॉलिटिकल फैक्टर्स के वजह से और परसेप्शनल फैक्टर्स के वजह से ये जो 10-20 हज़ार का जो H1B वीज़ाज़ हैं, लोग ये बताते हैं कि इनके वजह से सब लोगों का उनका नौकरी खतरा में है या उनका एम्प्लॉयमेंट खतरा में है। राइट। ये एक्चुअली गलत बात है, पर इट्स अ मैटर ऑफ परसेप्शन। Right. In fact, very quickly, then I'll go across to Mr. Parthasarathy. You think ये actually जो margins है IT companies का और जो valuation है coming quarters में इससे एक significant impact और effect हमें देखने को मिलेगा इससे? See, as far as the industry implications are concerned, the demand side picture is quite robust. There are no indications of any diminution. In fact, all indications are that on the demand side there will be an increase, not a significant increase but a slight increase. So demand side is stable and companies are reporting that there is no lack of opportunities, there is plenty of business to pursue. But there are changes of a different type. The contract size is coming down, larger number of smaller contracts. There is pressure on margins because of either exchange value variation or because of the impact of digital going digital, and these could have some pressure on margins. But as far as growth is concerned, that we don't see any big problem because fundamentals are intact. The demand pattern is stable and strong, and the India skill base and this value proposition is as strong as it ever was. मिस्टर पार्थसारथी, क्योंकि आपको निकलना है इसलिए डेफिनेटली ये आपसे समझना चाहेंगे, एक तरफ है अमेरिका की नई नीति, दूसरी तरफ पीएम मोदी का ग्लोबल ड्रीम। वो डेफिनेटली इंडिया को एज ग्लोबल नेशन सामने रख रहे हैं और बहुत टाइम से वो इसको लेकर आगे भी बढ़ रहे हैं और उनका एक ड्रीम भी है ये। आपको लगता है कि ऐसे नियम से आने वाले टाइम में उस ग्लोबल ड्रीम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है? देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तन आते हैं वो ऊपर नीचे होता रहता है, कभी इसी दिशा कभी दूसरी और दिशा। लेकिन जब तक
हम इस बात पर दृढ़ता से आगे बढ़ें कि आर्थिक विकास पर हम ध्यान रखेंगे, टेक्निकल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हम ध्यान रखें, तो इन सब चुनौतियों को हम सामना कर सकते हैं। यूएस में मैं उतना चिंतित इसलिए नहीं हूँ कि ये एक नया समस्या, जैसे कि मैंने कहा, फ़र्क एक है कि इस बार प्रशासन भी इस पर लगा है, लेकिन हर साल संसद से तो सम्मिलित होकर अमेरिकन बिजनेस के साथ, जो हमारे विशेषज्ञों से फ़ायदा पाते हैं, जिन्होंने यहाँ कारखाने खोल रखे हैं आईटी सेक्टर में, उन सब से सम्मिलित होकर ये जो समिति बना है, जब नियम बदलने के रास्ते में लगे हैं, तब उनको समझाना पड़ेगा कि अमेरिका में रख के राष्ट्रीय हित में ये नहीं है कि अनदेखे इस रास्ते पर आप चलें। अगर म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो, दोनों को फ़ायदा हो, तभी बात बनेगी। और मैं समझता हूँ हमारे प्राइवेट सेक्टर में, हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं वॉशिंगटन में, ये हर साल ये करते रहते हैं, और हमारे राजनीतिज्ञों में, कि इसे सम्मिलित होकर हम इसे सामना कर सकते हैं। कोई हाँ चिंता का विषय तो है, लेकिन इतना चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है कि कोई ठोस असर पड़ेगा हमारे आर्थिक क्षेत्र में। थैंक यू सो मच सर अपने व्यू सामने रखने के लिए। इनफैक्ट बाकी जितने भी स्पीकर्स हमारा वेट कर रहे हैं, हम आपको बताएं आपके पास आएंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं। रविंद्र सचदेव हमारे साथ है, इंडो यूएस रिलेशन एक्सपर्ट हैं। सर, वेरी वार्म वेलकम टू आवर डिबेट। इनफैक्ट हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर सचदेव कि आखिरकार जो नए नियम है H1B वीज़ा को लेकर, अगर ये आते हैं तो ऐसे में आने वाले टाइम में आईटी इंडस्ट्री के लिए और इन टोटो इंडिया यूएस रिलेशन को कैसे इंपैक्ट कर सकता है? जैसे हमारे सारे एक्सपर्ट स्पीकर्स ऑलरेडी कह रहे हैं, इन टोटो इम्पैक्ट पड़ रहा है, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, बट दोनों फ्रंट्स पे बात है। एक, इंडिया को ज्यादा एंगेज भी करना है, जैसे एग्रेसिवली, जैसे पार्थसारथी साहब अभी कह रहे थे कि अभी तक तो यूएस कांग्रेस इन चीजों को, मुद्दों को उठाती थी, पहली बार हो रहा है कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन भी ज्यादा उठा रही है, वो बात रही। दूसरी बात, वो जो अशांत देसाई साहब कह रहे थे कि हमारे को अपनी इंडस्ट्री का, अपना काम करने का तौर तरीका वगैरह सिस्टम बदलने पड़ेंगे। हमें अपने डिलीवरी मैकेनिज्म्स में, मेरे ख्याल से हमारी आईटी इंडस्ट्री को खुद देखना पड़ेगा, तो इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा। एंड तीसरी चीज, आई थिंक हमारी आईटी इंडस्ट्री को अब कुछ मेहनत और करनी पड़ेगी नई मार्केट्स में जाने की, जैसे यूरोपियन हुई, नॉन इंग्लिश स्पीकिंग जो कंट्रीज है, वहां जाकर के अपनी मार्केट्स बनाने की। तो इन तीनों फ्रंट्स पे आई थिंक इम्पैक्ट होगा ना। जहां तक बात रही यूएस इंडिया रिलेशंस की, कुछ ना कुछ तो इरिटेशन आती है, चाहे हम जितना भी कह लें कि इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे इंडिया बात कर रही है कि हम WTO में जा सकते हैं, तो ऐसे मुद्दे जब होंगे तो ट्रेड में जो इरिटेंट्स होते हैं, तो रिलेशनशिप में भी थोड़े बहुत तो इरिटेंट्स आते हैं। बट डेफिनेटली यस, अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस काफी एक्चुअली एक इवन कील पर हैं। ऑल्सो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी हमारी वहां जो इतनी लार्ज नंबर्स में है, हमारे दोनों देशों की ओवरऑल पॉलिसीज इतनी सिंक्रनाइज हो रही हैं एक तरह से, तो उसके चलते प्रभाव ज्यादा तो नहीं पड़ेगा, बट डेफिनेटली इरिटेंट्स आएंगे। और अगर ये इरिटेंट्स को ठीक से मैनेज नहीं करा गया, तब डेफिनेटली यस, इट कैन स्पाइरल इनटू इवन अदर एरियाज। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट थैंक यू सो मच डॉक्टर अजय कुमार इतना वेट करने के लिए। आपसे इनफैक्ट हम ये क्लोजिंग कमेंट्स भी लेंगे। अंडरप्ले करने की बात कह रहे हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल, बाकी स्पीकर्स कह रहे हैं कि थोड़ा अग्रेसिवली भी ये बात सामने रखने की जरूरत है। हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड देन? कौन सा स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? देखिए स्वाति जी, पहले तो बहुत बड़ी समस्या 2-3 है, सिर्फ H1B वीजा की समस्या नहीं है। गोडबोले साहब ने ठीक कहा था कि अगर मान लीजिए आप ऑफशोरिंग टैक्स भी लगाते हैं, तो हम लोग को तो पहले से ही भविष्यवाणी करने की आवश्यकता है कि मान लीजिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑफशोरिंग टैक्स लगा दिया तो हमारी आईटी सेक्टर को बहुत भारी पड़ेगा। और अगर हम लोग को लॉन्ग रन में, अगर हम लोग को आईटी सेक्टर को बचना है, तो आपको इनोवेशन पर ही ज्यादा फोकस करनी पड़ेगी, क्योंकि आप कॉस्ट आर्बिट्राज या ऑनशोरिंग ऑफशोरिंग कॉस्ट आर्बिट्राज जो कोडिंग पर कितने दिन चला सकते हैं। और ये समस्या आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी जो है आपको दिखाई दे रहा है। पहले हम लोग जो है 60-70% दवाई अमेरिका में बेचते थे, जेनरिक ड्रग्स। अब जो है इनोवेशन फार्मेसी में, बायोलॉजिक्स में हो गया है। फाइन। तो अब उनको जो है हमारी दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो जब तक हमारी इंडस्ट्री
अगर हम अपने स्टैंडर्ड को इनोवेशन और आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक ये चैलेंज लगते रहेगा, क्योंकि लेबर आर्बिट्राज, कॉस्ट आर्बिट्राज, टेक्नोलॉजिकल आर्बिट्राज का जो फायदा ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ट्रंप हो या कोई और आ जाए, लेकिन अगर आप लो कॉस्ट लेबर पर ही, लेबर कॉस्ट पर ही जो आपके एडवांटेज होगा, तो भविष्य में आपके लिए, इंडस्ट्री के लिए खतरा है। तो उस पर सरकार को जो है, किस तरह से आप इनोवेटिव यूनिवर्सिटी में इनोवेशन मॉड्यूल्स क्रिएट करते हैं, उस पर एंटरप्रेन्योरशिप पर किस तरह से आप फोकस करते हैं, वो सब जो है सरकारी पॉलिसी है। इनफैक्ट गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, एक और इम्पोर्टेंट मुद्दा है, हाल ही में आईटी टेकीज पर यूएस में काफी ज्यादा हमले हुए हैं। ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है, इस भी फैक्टर को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। तो क्या ऐसे प्लेटफॉर्म पर यह मुद्दा भी सामने उठाया जा सकता है? एक्चुअली ये जो सेंटिमेंट्स है उसको काफी ज्यादा खराब भी करता है। मुझे लगता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका में कुछ हमले हुए हैं, उसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सुषमा जी ने काफ़ी स्ट्रांगली उठाया है और वहाँ एम्बेसी भी देख रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का है। और एक चीज़ आप देखिए, अमेरिका जो ट्रेड बैरियर्स के अगेंस्ट पूरा हिस्टोरिकली ट्रेड बैरियर्स के अगेंस्ट लड़ता रहा है और वो मेजर बेनिफिशियरी था कि ट्रेड बैरियर्स हटे, तो वह आज कैसे ये इस चीज़ को बहुत आगे ले जाएगा। पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हमारी कंपनियों का वहाँ पे स्टैब्लिशमेंट के साथ उसका है। और जैसे हमारे पास एक लिवरेज पॉइंट है, गोडबोले साहब जी ने कहा था या जो देसाई साहब ने कहा था कि हम आउटसोर्सिंग की बात कर देंगे कि आप अगर नहीं करोगे तो हम वहाँ पे क्यों जॉब ले जाएंगे, हम डोमेस्टिकली लोगों को करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये लार्जर पर्सपेक्टिव में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ही सॉल्यूशन है। इनोवेशन तो हमें न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए। अब जेनरिक ड्रग्स का हमारे यहाँ अफ्रीका कितना बड़ा मार्केट बनता जा रहा है, तो हम उन जगहों पे जाएंगे, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जाएंगे, लेस डेवलप्ड कंट्रीज में जा रहे हैं। हम आज आर्थिक रूप से इतना तेजी से विकास कर रहे हैं कि अमेरिकन कंपनीज आज एफडीआई इतना क्यों आ रहा है, क्योंकि आज भारत एक तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। तो इसलिए अमेरिकन कंपनीज भी हमारे पास आ रही है। तो ऐसी बात थी कि हमें बहुत इंडस्ट्री से ही जान लेते हैं। गोडबोले जी, सरकार को इसमें अब क्या करना चाहिए? व्हाट इंटरवेंशन यू वांट फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट? अभी क्या इंपॉर्टेंट स्टेप लेना चाहिए? नहीं, इंडियन गवर्नमेंट इसमें ज्यादा कुछ कर सकेगी ऐसा मुझे लगता नहीं, एक्सेप्टिंग ऑन द डिप्लोमेटिक लेवल दे कैन एक्चुअली टेक दिस अप विद ट्रम्प and so on. But I think, more importantly, Trump, the reason why Trump is doing it is to pacify or satisfy his people in America, electorate. So I think what we can do is essentially talk to the government and using the trade terms, ask them to change the policies. But I think it's very hard because in all over the world there is a atmosphere of nationalism and anti-globalization. So we can probably reduce the impact, but I doubt whether we can do away with the impact. We can completely eliminate the impact. I think importantly we need to move the value chain, we need to innovate, we need to produce our products, we need to look at the domestic industry and all that, all that has been said needs to be done. And I think importantly we need to look at various. So can we actually reduce the impact? So Mr. Chandrasekhar, and so all right sir, Mr. Chandrasekhar, but we must remember one thing, as was said, that there is a tremendous shortage of the skilled people in America. So I think it's very hard for Trump to stop at least the skilled workers going to America, that's for sure. Absolutely. Being the largest exporter from India, Mr. Chandrasekhar, what intervention you would want from the government now, Indian government? You see, the government has in fact shared these concerns with the US government. It has been shared even at the level of the Prime Minister. So it is not for want of sharing of these concerns by the government, and I think the US is well aware of India's concerns. We have no problem if the US wants to take certain steps to protect the job opportunities for American workers. हमने साफ कहा है कि अगर आपको प्रोटेक्शन की अमेरिकन वर्कर्स के लिए प्रोटेक्शन करनी है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर सवाल ये है कि आप प्रोटेक्शन फॉर अमेरिकन वर्कर्स के नाम पे अगर आप ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लाते हैं जो सिर्फ इंडियन कंपनीज पे लागू होता है, उससे हमें खास ऑब्जेक्शन है। और इस वक्त जो भी कई सारे बिल्स हैं
या जो पहले अभी जो कानून है वो सिर्फ इंडियन कंपनीज पे लागू होता है, क्योंकि उसका डेफिनेशन उस प्रकार से किया हुआ है। राइट। तो वो डेफिनेटली हमें सख्ती से अपोज करनी चाहिए। आप मिस्टर चंद्रशेखर, इनफैक्ट हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, विप्रो ने 600 लोगों को निकाल दिया है, परफॉर्मेंस का हवाला दिया है। यू रियली थिंक इट्स अ रॉन्ग सिग्नल गोइंग ऑन, और आगे जो कुछ ब्लू चिप कंपनीज है वहां पर भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो हो सकता है? देखिए, ये दिस इज ए नॉर्मल पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री फंक्शनिंग वेयर every year at the end of process of appraisal, certain people who are at the lower end of the performance appraisals, they move out and other people come in, they find jobs elsewhere in the industry. But the question is, as far as the US is concerned, there is this false impression which is being created that people who come in on immigration visas are displacing American workers. The reality is that there is a shortage in the US. The reality is that the people who are coming in are actually filling a gap which exists in the US economy, and they are in fact contributing to the competitiveness of American companies. So that is not being actually clearly seen. So we understand the politics involved. Right, sir. But हमें ये सिर्फ ये कहना है, politics should not trump economics. थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल द गेस्ट। समय की बहुत कमी है, सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन H1B वीजा में जो बदलाव करने की बात की जा रही है वो आसान तो नहीं है भारत के लिए, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका के लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि भारत की तरफ से बहुत बड़ा वर्कफोर्स इस वक्त अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज में जाता है काम करने के लिए।